जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर पर बच्चों हम लोगों ने सोल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट किया था। और अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बफर सॉल्यूशन, जो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से आप लोग समझेंगे और बहुत आसान भी है ना। बफर आपको करने के लिए, इसके जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाद में, तो आपको पूरे चैप्टर की अब नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वीक एसिड और वीक बेस। और वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम लोगों ने ओस्टवाल्ड थ्योरी पढ़ी थी ना। तो वहां पर कुछ फॉर्मुलाज बने थे, वो आप लोग वापस से रिवाइज कीजिए। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ डायरेक्ट डेटा याद करवाया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था 10⁻⁻6 m अगर HCl सॉल्यूशन है तो पीएच 6 से कम आएगा। 10⁻⁷ m HCl सॉल्यूशन है तो पीएच 6.78 के करीब आया था। 10⁻8 m HCl सॉल्यूशन है तो पीएच आया था बेटा आपका 6.96 या 97 के आसपास, है ना। और 10⁻⁹ -10 -11 MSCl है तो पीएच की वैल्यू आई थी 6.999। ऐसे जो बेस में अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो पीएच की जगह यही सेम डेटा पीओएच के आ जाएंगे, है ना। और पीएच निकालना है तो 14 माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को किस पर लेकर आया बेटा, सोल्ट पर। तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या कहा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट है उनका हाइड्रोलिसिस बच्चे नहीं होगा। क्लियर है। और एक और चीज मैंने बताई थी, तो तीन तरह के सोल्ट बचे थे। एक तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड वीक बेस, इन तीनों का हाइड्रोलिसिस होगा। और हाइड्रोलिसिस किस आयन का होता है बच्चों, जो वीक से आता है, मैंने बताया था आपको। और एक और चीज, जो वीक एसिड और वीक बेस है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है बच्चों एच, और जो पीएच है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। तो किसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और वीक बेस का जो हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। अब हम लोग बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत आसान। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है बच्चों। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जो पीएच चेंज को क्या करता है बच्चों, रजिस्ट करता है। अच्छा सर, कैसे, अब सुनना ध्यान से आप लोग से बच्चे। जैसे हमारा ब्लड है, वो एक बफर सॉल्यूशन है ना। तो आप लोग बताएं बेटा कि हम लोग नींबू खाते हैं, है ना, लेमन लेते हैं, तो क्या आप लोग बीमार पड़ते हो क्या? सर कल हम लोग है ना लेमन खाया ना, इसलिए क्लास में नहीं आ पाए। बीमार नहीं होते ना। तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो स्मॉल अमाउंट में जब आप लोगों ने एसिड लिया, तो क्या ब्लड का पीएच चेंज हुआ? नहीं। आपको पता है ब्लड का पीएच 7.4 होता है, और ब्लड एक एसिडिक बफर है ना, हम लोग बातचीत करेंगे अभी। तो स्मॉल अमाउंट में हम लोग जब एसिड या बेस ले रहे हैं तो ब्लड का पीएच चेंज नहीं हो रहा है। भाई ज्यादा लेने लग गए तो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा हूँ ना। तो स्मॉल अमाउंट में जब एसिड या बेस गया, तो ब्लड का पीएच पहले भी 7.4 था और उसके बाद भी वही रहा, तो उसने रजिस्ट किया ना पीएच चेंज को। दूसरा, आप बताओ, हम लोग पानी पीते हैं, क्या बीमार पड़ते हैं? क्या नहीं। हम लोग कितना पानी पी जाते हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लड का पीएच चेंज। सर कल ज्यादा पानी पी लिया था, ब्लड पतला हो गया सर, ऐसा नहीं होता ना। कंसंट्रेशन सर कम हो गई ब्लड की, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। तो जो ब्लड का पीएच होता है बेटा, वो 7.4 रहता है। पानी पीने का भी, डाइल्यूशन करने पर भी पीएच चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कैसा सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन। और सोचो, आप जब पैदा हुए होंगे तो आपका ब्लड का पीएच तब भी 7.4 था, और आप अब 16 17 18 19 साल के हो गए हैं, तब भी पीएच वही है। तो कितना, सर भी लगभग 21 22 साल के तो हो ही गए हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। तो और बताओ, जब तक हम लोग जिएंगे तब तक ही ब्लड का पीएच कितना रहेगा, 7.4। तो इतने लंबे समय तक भी पीएच चेंज नहीं हो रहा है, पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है, तो ऐसा सोल्यूशन क्या है, बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जो पीएच चेंज को क्या करता है, रजिस्ट। कैसे? स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर चेंज नहीं हो रहा है, पानी पिया था डाइल्यूशन करने पर चेंज नहीं हो रहा है, और लंबे समय तक रखने पर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। क्लियर है। अब बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सिंपल बफर। तो ये हम लोग देखो, या आप लोगों को तीनों पॉइंट लिखवाए ना, आप लोग रीड कर सकते हैं जी। अब सिंपल बफर की हम लोग बात करते हैं। सिंपल बफर क्या होता है? सिंपल बफर होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक 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 एसिड और वीक बेस से बना हुआ जो सोल्ट है ना, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे सिंपल बफर कहते हैं। क्यों? याद करो। देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, जैसे CH3CONA है, तो CH3CONA में CH3COH, ये तो वीक एसिड हो गया। और ये NH4OH से आया होगा तो वीक बेस। तो एक सोल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। तो मैंने कहा था वीक एसिड और वीक बेस का अगर सोल्ट है तो उसका पीएच कितना होता है बच्चों, बताओ। के के साथ पॉजिटिव और केबी के साथ नेगेटिव, बता था। तो पीएच था 7+।
हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। ये लास्ट पिछला लेक्चर जिन्होंने लिया हो उनको पता होगा। हाफ पी के बी आप उल्टे सीधे लेक्चर ना देखे, पहले पहले वाला देखे ताकि दूसरा वाला समझ में आएगा ना। तो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सोल्ट का पीएच कितना था? 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के डी। मतलब कहीं पर भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है पीएच? नहीं। तो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सोल्ट का पीएच कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब सोचो मेरे पास ये सोल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, इसमें पानी डाला, पानी डाला डाइल्यूशन किया तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन पीएच में फॉर्मूले में तो कंसंट्रेशन आई नहीं, पीएच कैसे चेंज होगा? एसिड या बेस डाला तो भी कंसंट्रेशन H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन चेंज हुई, लेकिन पीएच के फॉर्मूले में तो कंसंट्रेशन कम आई नहीं। लंबे समय तक रख दूं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बताओ पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है ना। तो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सोल्ट का जो पीएच है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस डालू तो भी चेंज नहीं हो रहा है, डाइल्यूशन कर रहा हूँ तो भी चेंज नहीं हो रहा है, और लंबे समय तक होगा तो भी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये भी तो एक बफर सोल्यूशन हो गया ना, तो पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है। तो इसे बोलते हैं सिंपल बफर। लेकिन बच्चों मजे की बात क्या है, ये अपने ज्यादा काम का है ही नहीं। क्यों? अब जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया CH3COONH4, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन लिया, इसका पीएच निकाला, पीएच आ गया 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के। हम मान लो इस पीएच की वैल्यू इसको सोल्व करने पर आ गई 5, मान लो एक बार के लिए कितनी आ गई 5, तो CH3CONH4 का पीएच कितना हो गया 5, और ये बफर बन गया कितने, कितने पीएच का बफर बन गया? ये 5। अब सोचो बच्चों मुझे पीएच चाहिए 6 बफर का। कितने के बफर का? एक बफर सॉल्यूशन चाहिए जिसका पीएच 6 चाहिए मुझे। क्या मैं 6 बना पाऊंगा? देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म आ ही नहीं रही है। कंसंट्रेशन टर्म आती तो मैं उसको चेंज करके पीएच चेंज कर देता ना, लेकिन ये तो कांस्टेंट है। तो मतलब इससे बन रहा था 5 का और मुझे चाहिए था 6 का, तो क्या मैं अपनी डिजायर्ड पीएच का बफर बना पा रहा हूँ? नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म पर यहाँ पर आ नहीं रहा ना जिससे मैं पीएच चेंज कर दूं। तो सिंपल बफर के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग डिजायर्ड पीएच का बफर नहीं बना पाओगे, इसलिए ये कोई ज्यादा काम का नहीं है। इसलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम से इससे कोई क्वेश्चन नहीं आना, एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा अगर वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट दे दे, है ना, तो समझ जाओ क्या कि ये एक सिंपल बफर की तरह काम कर सकता है। बस इतना सा आएगा कि आपको बोलेगा कौन सा बफर है, तो उसमें देखो वीक एसिड वीक बेस वाला सोल्ट, क्लियर है। अब जो काम का है ना वो बच्चों वो है मिक्स्ड बफर। तो जिसको भी ये लिखना है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, लिखें और थोड़ा पढ़े, फिर नेक्स्ट देखें। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में नाम से पता लग रहा है मिक्स मतलब दो कंपाउंड मिक्स करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मिक्स्ड बफर बेटा दो तरह का होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है बच्चों? एसिडिक बफर क्या होता है, अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं तो एसिडिक बफर क्या होता है? ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्या, किसका? वीक एसिड। वीक एसिड सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का, और इसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सोल्ट का। मैं क्या कह रहा हूँ, जो एसिडिक बफर होता है बेटा ये किस किस का सॉल्यूशन होता है? वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने हुए सोल्ट का सॉल्यूशन। वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने हुए सोल्ट का सॉल्यूशन। सर जैसे जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्या, मैंने एग्जांपल दिया बच्चों CH3COOH। अब आपको पता है CH3COOH क्या है? वीक एसिड, और प्लस मैंने क्या ले लिया CH3COONA। ये ये किससे मिलकर बना हुआ है? CH3COOH, मतलब यही वाला वीक एसिड हो गया, और Na मतलब NaOH स्ट्रॉन्ग। तो बताओ क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया और ये इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ क्या हो गया? तो ये एक एसिडिक बफर है ना। सर ये एसिडिक बफर कैसे है वो बताऊंगा, अभी बात की बात है, अभी हम लोग लर्न तो करें ना क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो मैंने क्या लिया, जैसे इसी तरह मैंने एक और लिया H3BO3, या एक और लिया, चलो ये हटा देता हूँ। इसी तरीके से मैंने लिया HCN, ठीक है। HCN क्या हो गया बच्चों? वीक एसिड, और क्या ले लिया? KCN। एक सेकंड, HCN प्लस मैंने क्या ले लिया बच्चों? KCN।
अब HCN क्या हो गया, वीक एसिड। और KCN क्या हो गया, KOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। और CN मतलब HCN से आएगा वो वीक एसिड। इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ क्या हो गया, सोल्ट। तो एसिडिक बफर हो गया। इसी तरह के क्या ले लिया बेटा बच्चों मैंने, H3BO3। H3BO3 क्या होता है बेटा, बोरिक एसिड। ठीक एसिड है, ये मैंने बताया था, नाम में ही बोरियत है। बोरिक एसिड नाम में ही बोरियत है, खुद का H+ नहीं देता बेटा, ये पानी से H+ दिलवाता है ना बोरिक एसिड। चलिए, तो H3BO3 बोरिक एसिड प्लस क्या ले लिया मैंने, Na2B4O7। ये 11th क्लास में अभी आप लोग पढ़ोगे ना, बोरॉन फैमिली में। तो ये क्या हो गया, बोरेक्स। Na2B4O7 क्या हो गया बेटा, बोरेक्स। तो बोरिक एसिड हो गया बेटा वीक एसिड। और बोरेक्स क्या हो गया, इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ। तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो H3BO3 समझ में आ गया, वीक एसिड है। लेकिन ये बोरेक्स का पंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा मैं बताता हूँ, अगर आप लोग बोरेक्स लेते हो, ये आप लोग पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली में, बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक रिएक्शन बोरेक्स। और बोरेक्स को बच्चों अगर पानी में डाल देते हो, बेटा आप लोग बोरेक्स लेते हो और बच्चे बोरेक्स को कहाँ डाल देते हो, पानी में। तो क्या होगा, जो सोडियम होगा ना, तो सोडियम वो तो बना लेगा NaOH। और बेटा जो ये बोरोन है ना, ये बोरोन है, ये क्या बना लेगा, H3BO3। दोबारा देखो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आप लोग बोरेक्स को पानी में डालते, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7। Na2B4O7 इसको किस में डाल देते हो, पानी में। तो जो सोडियम है वो तो बना लेगा NaOH, फिर तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। और जो बोरोन है वो क्या बना लेगा बच्चों, H3BO3। तो यही तो हो गया, जो बोरेक्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का इसी का ही तो है। तो क्या हो गया ये, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर आपको याद हो गया होगा, क्या, वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह क्या लिख सकता हूं मैं, इसी तरह लिख सकता हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस का सॉल्यूशन। जैसे, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने लिया CH3COOH। तो ये तो क्या हो गया, वीक एसिड। तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, CH3CO-। ये कॉन्जुगेट बेस कहाँ से आएगा, ये रहा है ना, ये सॉल्ट से आएगा ना। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। तो वीक एसिड और इसी के कॉन्जुगेट बेस का जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक। तो यही दो लिखे हुए बच्चों मैंने पॉइंट। तो पहला पॉइंट यही है, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ विद स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीक एसिड और उसी का सोल्ट है स्ट्रॉन्ग के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। देखो यहाँ पर एक और चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। आप कहोगे सर ये तो सोल्ट सोल्ट ही है। भाई आप देखो ना, यहाँ पर NaHCO3 है, तो यहाँ से कौन आएगा, H3O3-। और यहाँ से कौन आएगा, CO3-। तो ये एसिड है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस ही तो है। तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या कहलाया बेटा, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या कहलाया बेटा, ये कहलाया एसिडिक बफर। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पढ़े, जो नहीं आए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट, ये बफर क्यों है। इस तरीके से बफर क्या होता है, जो पीएच चेंज को क्या करते हैं बच्चों, रजिस्ट करते हैं, है ना। अब कैसे रजिस्ट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर, मान लो अगर मैं केवल वीक एसिड लेता तो एक बार देखते हैं क्या होता है, माहौल में कोई टेंशन नहीं है ना, एक बार देख के तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वीक एसिड लिया, क्या लिया, वीक एसिड बेटा मैंने यहाँ पर लिया, मान लो वीक एसिड लिया, केवल वीक एसिड क्या करेगा, CH3COH आपके पास है, वीक एसिड। ये किस में टूटेगा बताओ, इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, पानी में डाल दिया, मान लो किस में टूटेगा, CH3CO- और H+। तो मान लो वीक एसिड के मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए। आपको पता है वीक है, पूरा तो नहीं टूटेगा, बहुत कम टूटेगा, मान लो 10 टूट गए। बच्चों मान लो कितने टूट गए, 10 टूट गए, 10 आयनाइज हो गए। तो मैंने 100 CH3CO के मॉलिक्यूल लिए थे, उनमें से कितने आयनाइज हो गए, 10। तो 10 तो ये बन गए, 10 ये बन गए। भाई जब 10 टूटेंगे तो 10 ही नेगेटिव बनेंगे और 10 ही पॉजिटिव बनेंगे, बन गए। और बचे कितने, 90। 100 लिए थे, उसको डाला, वीक है, पूरा नहीं ब्रेक होगा, पूरा नहीं आयनाइज होगा। तो उसमें से 10 क्या हो गए बच्चों, मान लो आयनाइज हो गए। कितने बच गए, 90। तो 90 ऐसे कैसे बच गए देखो। और 10 क्या हो गए, आयनाइज हो गए। क्लियर है कि नहीं है।
अब देखो क्या पड़ा हुआ है इसमें। अब अगर आप लोग देखोगे तो इसमें एक तो एसिड पड़ा हुआ है और एक इसका कॉन्जुगेट बेस पड़ा हुआ है। एक तो बच्चों कौन पड़ा हुआ है, वीक एसिड, और एक इसका क्या पड़ा हुआ है, कॉन्जुगेट। तो एसिड तो ज्यादा पड़ा हुआ है लेकिन बेस इतना ज्यादा पड़ा हुआ नहीं। अच्छा एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं ना वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। देखो ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, क्या ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। CH3COH एसिड है और CH3CO माइनस बेस है, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपस में रिएक्ट नहीं करते। लेकिन सोचो सिंपल में एसिड लेता HCl और सिंपल में बेस लेता NH3, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाते नहीं, ये एसिड और ये बेस क्या बना लेते बताओ, NH4Cl, सोल्ट बना लिया ना। तो अगर मैं एक एसिड ले रहा हूँ और अगर मैं एक बेस ले रहा हूँ, इन दोनों को मिला रहा हूँ ना बच्चे, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन एक एसिड ले रहा हूँ और एक उसका कॉन्जुगेट बेस ले रहा हूँ, तो है दोनों अपोजिट, एक एसिड और एक बेस है कॉन्जुगेट, लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब रह सकते हैं, दो दुश्मन आपस में एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई सा भी एसिड और फिर बेस ले लिया वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, है ना, वो नहीं रह सकते। तो मेरे पास एसिड कितना है 90 और बेस कितना है बच्चों 10। अब सोचो बेटा, अगर केवल वीक एसिड लेता तो ये आपके पास सिचुएशन बनी हुई है। अब एसिड तो भर भर के है लेकिन बेस ज्यादा नहीं है। अब सोचो मैंने इसमें क्या डाला, बेस डाला, इसमें क्या डाला, बेस। अब बेस डाला मतलब OH माइनस डाला, OH माइनस डाला तो बताओ इसको OH माइनस को संभालने के लिए कौन आएगा, एसिड, और H प्लस को संभालने के लिए कौन आएगा, बेस। अब जब मैंने OH माइनस डाला स्मॉल अमाउंट में तो एसिड तो अपने पास है ना, CH3COH, तो CH3COH तो अपने पास है। तो जब CH3COH अपने पास है तो भैया वो बेस का काम खत्म कर देगा। बेस आया, OH माइनस मस्त घूमता फिरता, एसिड पहले से 90 बैठे हो तैयार, आने दो भाई, खत्म कर देंगे काम, हो गया काम खत्म। लेकिन सोचो अगर मैंने इसी में एसिड डाला होता, H प्लस डाला होता, तो बेचारा बेस के मोलिक्यूल तो 10 ही है। तो जब एसिड डाला तो बेस है क्या, बेस है ही नहीं जो H प्लस को खत्म कर दे। तो हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है, हमारे साथ दिक्कत आ रही है कि अगर केवल मैं वीक एसिड लेता हूँ, तो केवल अगर मैं वीक एसिड लेता हूँ ना तो मेरे पास एसिड तो है जो OH माइनस का काम खत्म कर देगा, लेकिन मेरे पास कॉन्जुगेट बेस नहीं है इतना जो H प्लस को संभाल लेगा। तो OH माइनस को संभाल पा रहे हैं लेकिन H प्लस को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचो कब मजा आ जाता, सोच के देखो। शाम को तो किसी में मजा नहीं आ रहा, सोच के देखो एक बार इसमें। अगर सोचो ये भी मस्त होता, ये वाला कॉन्जुगेट बेस भी अगर ज्यादा होता, तो अगर बेस भी ज्यादा होता तो अगर आप लोग ऐसे डालते तो उसको संभाल लेते ना, चेंज नहीं होने देते हम लोग पीएच। तो हमको कमी लग रही है कॉन्जुगेट बेस की, कहीं से भी वो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि एसिड पड़ा हुआ है बेस को संभालने के लिए लेकिन बेस नहीं है एसिड को संभालने के लिए। तो इसलिए मैंने इसमें क्या डाला, सोल्ट। क्या डाला, सोल्ट मैंने डाला, CH3COO, यानी ये स्ट्रॉन्ग है, इसके 100 मॉलिक्यूल लिए मान लो। अब ये सोल्ट है तो ये तो पूरा टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा पूरा बच्चों, CH3COO माइनस और Na प्लस, पूरा टूट गया। CH3CO माइनस और Na प्लस, 100 लिए थे तो 100 बन गए, ये 100 लिए था, तो ये भी कितना बन गया 100 और ये भी कितना बन गया 100। अब बताओ क्या होगा, पहले केवल वीक एसिड पड़ा हुआ था, अब इसमें सोल्ट डाला तो बताओ कॉमन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। CH3 माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, टोटल कितने हो गए 100 प्लस 10 110। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, वीक वाला भागेगा पीछे। तो पहले 10 टूटे हुए थे, अब पीछे गया तो मान लो 5 जुड़ गए, CH3CO माइनस और H प्लस के 5 मॉलिक्यूल जुड़ के वापस से CH3COH बना दिया। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, पीछे भागेगा ना, पीछे भागा तो मान लो 5 जुड़ गए, 5 जुड़ गए तो वापस से 5 और CH3COH बन गए, तो अब डेटा चेंज हो गया ना। अब CH3COH कितने हो गए 95, और CH3CO माइनस कितने रह गए केवल, ये रह गए बच्चों कितने, 5 5, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन हो गई थी ना, तो जितने टूटे हुए तो और कम हो गए। अब देखो मजे की बात क्या है, अब सॉल्यूशन में जो एसिड पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ है 95, तो बताओ कॉन्जुगेट बेस, एक तो वीक से आए थे और एक सोल्ट से आए नीचे, कॉन्जुगेट बेस कितना हो गया 105। तो सोच के देखो, अब एसिड भी पड़ा हुआ मस्त 95 मोलिक्यूल, तो वीक एसिड के मोलिक्यूल पड़े हुए बच्चे कितने 95, और कॉन्जुगेट बेस के पड़े हुए बेटा 105। अब दोनों पड़े हुए हैं ना, सोचो वीक एसिड भी पड़ा हुआ है, एसिड भी पड़ा हुआ है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी मस्त पड़े हुए दोनों, एसिड भी और कॉन्जुगेट बेस भी। अब सोचो आपने बेस डाला, ऊपर से बेस डाला, बेस डाला तो एसिड वेट कर रहा है आने दो,
खत्म कर देंगे उसको। और आपने एसिड डाला तो बेस वेट कर रहा है, इसको 5 मॉलिक्यूल वेट कर रहे हैं, आने तो उसको खत्म कर देंगे। तो बताओ आप एसिड डाल रहे हो बेस डाल रहे हो, दोनों तैयार बैठे ना। अगर आप लोग एसिड डालोगे तो बेस अटैक करने के लिए तैयार बैठा है, और बेस डालोगे तो एसिड अटैक करने के लिए तैयार बैठा है, तो पीएच चेंज होने देगा नहीं। वेरी गुड। तो अब समझ में आया, केवल वीक एसिड लेता तो बफर की तरह काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें एसिड तो होता लेकिन उसका कॉन्जुगेट नहीं होता इतना। तो कॉन्जुगेट आया सोल्ट से। तो सोल्ट से देखो टोटल कॉन्जुगेट क्या आए, 105 आए ना। और मैं जो सोल्ट से आए वो कितने आए हैं, 2 आए हैं। क्लियर है सर बच्चों को। तो आपके पास एसिड भी हो गया, उसका कॉन्जुगेट बेस भी हो गया। आप सोच के देखो बेस्ट बफर कब बनेगा। बेस्ट बफर कब बनेगा, जब पीएच चेंज को रजिस्ट करें, पीएच चेंज ना होने दें। तो अगर एसिड जितना है अगर उतना ही कॉन्जुगेट बेस, तो अगर ये दोनों बराबर हुए तो दोनों की स्ट्रेंथ मस्त है ना। तो जो भी एसिड आएगा और जो भी बेस आएगा, दोनों को झेल जाएंगे। तो बेस्ट बफर कब बनेगा, जितना एसिड का कंसंट्रेशन अगर उतना ही किसका है, कॉन्जुगेट बेस का, तो मजा आ जाएगा। तो दोनों अगर बैठे हुए सॉल्यूशन में तो H प्लस और OH में दोनों को झेल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो केवल वीक एसिड बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो सोल्ट क्यों डाला है अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि इससे कॉन्जुगेट आना है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक और बार वीडियो को देखें, एक दो बार सुनेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, बहुत आसान का है। अब क्या हुआ, देखो मैंने क्या डाला, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस इज एडेड, बेस मतलब OH माइनस ऐड किया। अब बताओ इस सॉल्यूशन में अगर मैं OH माइनस ऐड कर दूं, OH माइनस ऐड कर दूं, तो OH माइनस को घेरने के लिए एसिड पड़ा हुआ है, कौन CH3COH। तो CH3COH खुल के सामने आएगा, क्योंकि आपने क्या डाला है, बेस। बेस डाला है ना, OH माइनस डाला, एसिड कहेगा मोस्ट वेलकम, कौन एसिड, CH3COH। वो क्या करेगा, अपना H प्लस दे देगा इसको। ये ले तो H प्लस पकड़, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CO माइनस में, उसको H प्लस देकर क्या बना देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, बताओ। तो जब मैंने बेस डाला, क्या डाला, बेस, तो एसिड ने अपना H प्लस दे दिया और पानी पानी कर दिया, न्यूट्रल कर दिया कि नहीं कर दिया, तो पीएच चेंज होगी नहीं, तो बेस डाला है तो उसका काम खत्म कर दिया ना। अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हुई है, तो जब बेस आया तो एसिड ने अपना H प्लस दे दिया और उसको पानी पानी कर दिया, तो पीएच चेंज होने से बचा लिया ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज, अगर एसिड डाल दिया तो एसिड का स्वागत करने के लिए कौन बैठे हुए हैं, स्वागत में कोई कमी रहेगी। एसिड का स्वागत करने के लिए कौन बैठा हुआ है भाई, ये आपके पास बैठे हुए हैं कौन, बेस। बेस कौन है, CH3CO माइनस। किसका स्वागत करने के लिए, एसिड का H प्लस को लेकर क्या बना देगा, CH3CO, H प्लस का काम देखो खत्म कर दिया। क्लियर है। तो एसिडिक बफर में क्या होगा बेटा, वीक एसिड और उसी का सोल्ट, सोल्ट से क्या आएगा, कॉन्जुगेट वाला आयन आएगा, कॉन्जुगेट वाला आयन है ना। तो आपके पास एसिड भी पड़ा हुआ है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी पड़ा हुआ है, तो दोनों संभाल लेंगे। और दोनों की कंसंट्रेशन अगर बराबर हुई तो वो बफर कैसा होगा बच्चों, बेस्ट बफर होगा, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये एसिडिक बफर किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मैंने क्या दिया आपको, मैंने दिया बेटा, मैंने दिया आपके पास क्या है, CH3COOH प्लस NaOH का सॉल्यूशन दिया। CH3COH क्या है, वीक एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग। मैंने पूछा ये क्या एसिडिक बफर है, सोचो। आप कहोगे यार एसिडिक बफर तो सर वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट होता था, यहाँ सोल्ट तो है नहीं। हाँ तो ये एसिडिक बफर नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, ये एसिडिक बफर नहीं है। वेरी गुड बच्चों, ये बफर नहीं है, लेकिन 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 ये एसिडिक बफर हो सकता है। वेरी गुड, लेकिन ये एसिडिक बफर हो सकता है यदि NaOH को लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया जाए। सर ये पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया, ये बफर नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ना सर, ये पूरा सर से ऊपर गया है। कोई बात नहीं सर, है किस लिए, समझाने के लिए, तो आप लोग समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास CH3COH और क्या है आपके पास, NaOH है ना। तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है
COOH, और क्या है आपके पास NaOH। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास एसिड है, अगर आपके पास बेस है, तो ये तो दुश्मन है यार, ये तो आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना। दुश्मन भी क्या, इनमें प्यार है बहुत ज्यादा, दुश्मन तो क्यों बोले। एसिड है, बेस है, भैया आपस में रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बना देंगे, तो ये क्या बनाएंगे, CH3COONA+H2। अब मान लो मैं एक डेटा देता हूँ आपको, मान लो अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चा N×V। फॉर्मूले बता चुका हूँ मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट के। अच्छा सर कौन कौन से, जिन बच्चों को नहीं पता, ये ग्राम नहीं है, वेट नहीं है, ये ग्राम इक्विवेलेंट है ना। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चों N×V, लीटर में है ना, या फिर W/E, या फिर मोल इंटू एन फैक्टर, ये हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N×V, या फिर W/E, या फिर मोल इंटू एन फैक्टर। क्लियर है, ये याद कर लेना बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैंने माना ग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने हैं, मान लो इसके मैंने ग्राम इक्विवेलेंट ले लिए 10। कितने ले लिए, 10। इसके ग्राम इक्विवेलेंट मैंने ले लिया मान लो 4। ठीक है, एसिड और बेस था, वो 4 प्लस वाटर बना लिया। बच्चों एक चीज याद रखना, एक रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वली रिएक्ट करते हैं। एक रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वली रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है कि अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, एक ग्राम इक्विवेलेंट इसके एक ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसके दो इसके दो से, तीन इसके तीन से, चार इसके चार से, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वली क्या करते हैं रिएक्ट। तो अच्छा सर इक्वली रिएक्ट करते हैं, तो अब बताओ इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 4 से तो कर पाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब इसके 4 से कर गए, तो सर इसके तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट बचे, 0। इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बच गए सर, 6, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वली रिएक्ट करते हैं। तो NaOH के 4 ग्राम इक्विवेलेंट CH3COH के 4 से तो करेंगे ना, तो CH3CH तो 6 बच गए। NaOH के कितने बचे, 0। और बताओ CH3CONA के कितने बन गए, 4। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट में बनते हैं। अगर 4 4 किए तो 4 बनेंगे, 6 6 किए तो 6 बनेंगे, जितने रिएक्ट करेंगे उतने ही बनेंगे। तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किए तो कितने बनेंगे, 4। अब बताओ जब रिएक्शन हो गई तो NaOH खत्म हो गया ना, तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रेजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट कौन था, NaOH, वो खत्म हो गया। अब रिएक्शन NaOH तो खत्म हो गया, अब रिएक्शन खत्म होने के बाद बचा कौन, एक तो बचा बेटा वीक एसिड, और एक कौन बन गया, उसी का सोल्ट स्ट्रॉन्ग के साथ। तो सोचो जब NaOH लिमिटिंग रेजेंट था तो बच्चों को खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। तो अब कौन कौन बचा हुआ है बेटा, अब बचा हुआ है वीक एसिड, और क्या बचा हुआ है, और क्या बन गया, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट। तो इसे क्या बोलेंगे बताओ, ये एसिडिक बफर ही तो था। तो देखो मैंने एसिड और बेस लिया, तो एसिड और बेस बफर नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर NaOH अगर किस में आ जाए, एसिड और बेस रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अगर NaOH किस में है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग एजेंट मतलब जो रिएक्टेंट रिएक्शन में खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो कौन बचेगा, वीक एसिड बच गया और सॉल्ट बच गया। तो एसिडिक बफर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपके पास एसिड और बेस है, उनमें से कोई भी एक वीक है और कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है। दोबारा सुनना, अगर आपके पास एसिड और बेस दो दिए हुए हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो वो बफर बनेगा। एसिड और बेस आपस में मिलाए हुए हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, अगर उनमें से स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिजेंट हुआ तो बच्चों बफर बनेगा। क्लियर है कि नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ तक नोट कर लिया था, ये नोट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, एक बार देखेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग पूरे नंबर लेकर आ सकते हो, बस अच्छे से आपको पढ़ना है, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा समझते हुए। नोट्स को बार बार रिवाइज करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले, अब देखो हम लोग पीएच कैलकुलेशन करते हैं बेटा, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। हालांकि इनके हम लोगों को फॉर्मूले ही याद रखने हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ कैसे होता है। आपको याद है, वीक एसिड था 95, और कॉन्जुगेट बेस बना था 105। अभी ऊपर पढ़ाया ना मैंने। और जो कॉन्जुगेट बेस आया वो मोइनली किससे आया बेटा, सोल्ट से आया है, सोल्ट है ना।
सोल्ट से 100 आया और ऊपर वीक से कितना आया था, 5 ही आया था। तो मेनली तो किससे आया, सोल्ट से ही आया। तो देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग, पीएच कैलकुलेशन करनी है एसिडिक बफर की, है ना। तो एसिडिक बफर का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या क्या लिया, एक तो वीक एसिड CH3COH, ये तो वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। और वीक एसिड की कंसंट्रेशन मान लो मैंने C1 ले ली, और इसी का स्ट्रॉन्ग के साथ एक सोल्ट ले लिया, और ये सोल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो मैंने C ली। क्लियर है। तो वीक एसिड है, और उसी का ही क्या है बेटा, सोल्ट। हमको पीएच कैलकुलेशन करनी, कैसे करोगे सुनना ध्यान से। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो तो पूरा टूट जाता है, तो मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया CH3COONA। ये सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूट जाएगा। इसमें टूट जाएगी, इसके नाटक नहीं है बिल्कुल भी, CH3CO माइनस में और किसमें, H प्लस में। अब तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली थी, C, ये 0 और ये 0। अब पूरा ही टूट जाएगा बेटा, ये तो पूरा ही टूट जाएगा, तो ये तो कितना बचेगा, 0, और ये कितना बन गया, C, और ये कितना बन गया। तो कॉन्जुगेट एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है यहाँ पे, C स्ट्रॉन्ग पूरा ही टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग है ना। वीक की बात करते हैं, वीक कौन है बेटा, CH3COH, इसके पूरे नाटक है, पूरा माहौल बनाएगा ये बेटा, कुछ कमी ना रह जाए, दोनों तरफ वो होगी CH3CO माइनस और H प्लस। क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता ना वीक वाला। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बताओ, C1 0 0, फिर वही नाटक करेगा क्या, C1 माइनस एक्स और, करेक्ट। अब बताओ ये दोनों एक में ही तो पड़े हुए हैं, सोल्ट और वीक एसिड, तभी तो बफर बनेगा। तो यहाँ पर बताओ कॉमन आयन कौन आ गया, मतलब जो कॉमन आयन है दोनों में एसिटेट आयन। तो ऊपर से एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन आ रही है C, और वीक से आ रही है X। तो हमको पता है, टोटल लिखते हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ऊपर भी C प्लस एक्स, और नीचे भी कितनी हो जाएगी, C प्लस एक्स। अब बताओ, जो सोल्ट है ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो इससे तो आएगी C, और जो वीक एसिड था उससे आएगी एसिटेट आयन की X। तो सोल्ट से तो आई C, तो आई थी ना। और वीक एसिड से जो एसिटेट आए थे वो कितने आए थे, 5 ही आए थे, X आया। तो C प्लस एक्स, एक्स छोटा सा ही है ना, तो ऑलमोस्ट ये कितना ही हो जाएगा C। ये तो मैं आगे भी, पिछली बार भी, पिछले भी लेक्चर में भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग से कोई आयन आ रहा है और एक वीक से कोई आयन आ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे उसकी कंसंट्रेशन आएगी, लेकिन ऑलमोस्ट वो किसके बराबर होगी, स्ट्रॉन्ग वाली। तो C प्लस एक्स ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, C। तो बताओ ये वीक है, ये वीक है, तो वीक के लिए K डिफाइन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसी के लिए लिखा है ना जो दोनों तरफ हो रही है, इसके लिए K तो डिफाइन ही नहीं होगा। इरिवर्सिबल के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता था, एक ही डायरेक्शन में जो चल रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, K कैसे आ जाएगा बताओ। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या, CH3CO माइनस H प्लस, अपॉन रिएक्टर की कंसंट्रेशन क्या, CH3CO। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आया Ka इक्वल टू CH3CO माइनस क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मेनली सोल्ट से ही आता है, आपको पता है, अभी अभी ऊपर बताया था मैंने, कॉन्जुगेट बेस। तो किसकी कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COH क्या हो गया, वीक एसिड। तो यहाँ से H प्लस आ जाएगा, H प्लस क्या आ गया बेटा, Ka इंटू वीक एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, आ गया H प्लस। अब दोनों तरफ टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ बेटा, नेगेटिव लॉग, जिसका बेस क्या है 10। तो आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, PH। इधर भी लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ K क्या हो जाएगा, PK। और बताओ नेगेटिव लॉग ऑफ वीक एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस लूंगा, नेगेटिव लूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, जस्ट जब नेगेटिव लॉग लूंगा तो कॉन्जुगेट बेस ऊपर चला जाएगा और वीक एसिड कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस, क्योंकि नेगेटिव लॉग लिया है तो जस्ट अपोज उल्टा कर देंगे हम लोग फिर, है ना, प्लस करने के लिए। तो कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो पीएच इक्वल टू क्या आ गया बेटा, PKa। तो यही पीएच आपको याद करना है, किसका पीएच है एसिडिक वाटर का। अब आपको पता है जो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन आई है बेटा, वो मेनली सोल्ट से आई है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पीएच इक्वल टू PKa प्लस लो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। कॉन्जुगेट बेस मेनली कहाँ से है बच्चों, सोल्ट से, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक। तो ये एक और इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है बेटा, एसिडिक बफर का पीएच होता है पीएच इक्वल टू PKa प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। एक दो बार याद करो, याद रहेगा, पीएच इक्वल टू PKa लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा हेंडरसन हैसल-वॉल्च इक्वेशन।
एंडरसन हेसलबोल्च इक्वेशन। थोड़ा अजीब सा नाम है, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। हेंडरसन हेसलबोल्च इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबोल्च इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? हेंडरसन हेसलबोल्च इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, अगर आपको क्या दिया हुआ, अगर आपके पास सोल्ट है, क्या है? सोल्ट। इसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दी हुई है N1 और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है V1, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है ना। और अगर आपको एसिड जो दिया हुआ है, इसकी कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन N2 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मूला बन जाएगा पीएच इक्वल टू pKa प्लस लो। सोल्ट की वैसे तो लिखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन कॉन्जुगेट वीक एसिड की कंसंट्रेशन, लेकिन अगर N1V1 और N2V2 दिया हुआ तो क्या लिखोगे? N1V1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए एक तरह से, अपॉन N2V2। तो देखो फॉर्मूले क्या बन गए? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। लेकिन सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर वॉल्यूम भी दिया हुआ है N1V1 और N2V2 वीक एसिड का, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लो N1V1 सॉल्ट का अपॉन N2V2 वीक एसिड का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा था, डिफिकल्ट था नहीं, तो आपको इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा फॉर्मूला याद करें, पर मैंने क्या कहा है देखो, कॉन्जुगेट बेस यहाँ से आया C और यहाँ से आया X, टोटल हो गया C प्लस X। लेकिन जो सोल्ट से आएगा C वो ज्यादा होगा और जो वीक एसिड से आएगा X वो कम होगा। तो C प्लस X ऑलमोस्ट क्या लिख दिया मैंने? C है ना। चलो तो ये ले लें, तो पीएच के फॉर्मूले बन गए हैं यहाँ पर आपके। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर पीएच इक्वल टू पी के लोग N1V1 अपॉन N2V2। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं बेटा बफर रेंज। क्या देखते हैं? बफर रेंज। चलो उसको रेंज से पढ़ने से पहले बेसिक बफर और कर लेते हैं। एसिडिक बफर समझ में आ गया ना, सेम ऐसा ही कौन सा बफर है बेटा? बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे मैंने पहला क्या लिखा था वहां लिख देते हैं वैसे। एसिडिक बफर, ऐसे ही कौन सा बफर लिख देंगे हम? दूसरा आ जाएगा बीबी। बीबी मतलब बेसिक बफर। तो दूसरा लिख दिया बेटा मैंने बेसिक बफर। अब जल्दी से बताओ बेसिक बफर क्या होगा? एसिडिक बफर था वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोर्स। यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ? सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ वीक बेस और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोर्स। या फिर क्या कर देंगे? सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बताओ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, जैसे NH4OH, NH4OH, ये तो क्या हो गया बेटा? वीक बेस। और NH4Cl, NH4Cl क्या हो गया? इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ। तो NH4Cl बेटा किससे मिलकर बना हुआ है? NH4Cl अगर आप लोग देख रहे हो तो NH4OH मतलब वही वीक बेस है और HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया NH4OH, ये वीक बेस हो गया, और NH4NO3 इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोर्स। और अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? मैंने लिख दिया मान लो LiOH, ये वीक बेस हो गया, प्लस Li, ये इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोर्स। और लिखना चाहते हो तो मैंने क्या लिख दिया देखो, C6H5NH2 एनिलीन प्लस C6H5NH3Cl इसी का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोर्स। क्लियर है? और लिखना चाहते हो CH3NH2, प्राइमरी एमाइन हो गया CH3NH2 और इसी का सॉल्ट बना दो, HCl जोड़ दो इससे CH3NH3Cl। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बेसिक बफर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो बेसिक बफर में पीएच की जगह क्या आ जाएगा बेटा? पीओएच। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? फॉर्मूला बन जाएगा पीओएच इक्वल टू क्या? पीकेबी प्लस लॉग, इसमें क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। या फिर क्या आ जाएगा बताओ बच्चों? पीओएच इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीकेबी प्लस लॉग
सही बच्चे एक्टिव ऊपर बैठेंगे है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, सोल्ट की कंसंट्रेशन, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, वीक बेस आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लो कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, या फिर सोल्ट अपॉन वीक बेस। वही सेम जैसे वो था उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम लोग देख रहे हैं बफर रेंज। मैंने क्या कहा था, एक अच्छा बफर कब बनेगा, जब जितना वीक एसिड है अगर उतना ही उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों मस्त है, तो एसिड तो बेस का काम खत्म कर देगा जो आने वाला है, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो एसिड का काम खत्म कर देगा जो आने वाला है। दोनों मस्त है ना, दोनों तैयार बैठे हैं आक्रमण के लिए, है ना। तो कब बेस्ट बफर बनेगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर। किसकी? सोल्ट की, सोल्ट से आएगा कॉन्जुगेट वाला, और वीक एसिड की। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बफर रेंज। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा बफर रेंज। बफर रेंज। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है बच्चों, बफर रेंज। बहुत आसान सा है। तो बफर रेंज किसके लिए देख रहे हैं, सबसे पहले एसिडिक बफर के लिए ना। तो सबसे पहला अपना है फोर एसिडिक बफर, देखते हैं फोर एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की बफर रेंज देख रहे हैं ना। तो मुझे बताओ जल्दी से, एसिडिक बफर का पीएच कितना होता है? सर भूल गए, मैं याद दिलवाता हूँ, टेंशन के लिए। पीएच इक्वल टू क्या होता है बताओ बच्चों, पी के ए प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सर थक गए हैं सर। बेटा थकना ही तो नहीं है, हम लोगों को एग्जाम निकालना है, इंटरेस्ट लेकर आप लोग पढ़ो। ये बैठकर सोचो कि यार सीखना है, और सीखना है मतलब मजा आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। क्लियर? खुद से आप खुश होते रहो। जब भी पढ़ रहे हो ना, ऐसा सोचो अरे यार सर ये तो बहुत आसान है, ये तो समझ में आ गया। खुद को अपने आप को बेवकूफ बनाना है, अरे सर बहुत मजा आ रहा है। क्लियर? क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है जिसमें आपको मजा ही आने वाला है लगातार। कॉन्टिन्यूसली आप लोग देख रहे हो, मजा आ रहा है ना। मूवी देखते हैं हम लोग 2.5 घंटे 3 घंटे बने रहते हैं। तो आपको ऐसा सोचना है कि यार मस्त मूवी चल रही है, मजा आए नहीं आए, ये अपने दिमाग को सिग्नल भेजता रहना, वो मजा आ रहा है तो मजा आने लगेगा फिर, है ना। एक बार जो काम अगर पढ़ाई करने लगोगे, पढ़ाई में मजा आने लगेगा। मस्ती करने लगोगे, मस्ती करने में मजा आने लगेगा। जो काम करने लगता है उसमें अपने आप मजा आने लगता है ना। हम लोग मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं। लेकिन यार मैंने कहा ना, मतलब पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है, पढ़ाई है। और ये मैं बार बार बता चुका हूँ, सबसे आसान तरीका। कम से कम यहाँ पर कम से कम 20 22 30 25 हजार का तो सिलेक्शन होता है ना। बाकी यार क्रिकेट में 11 लोगों का, डांसिंग में 11 15 लोगों का, बैडमिंटन में 1 2 लोगों का, कोई से भी फील्ड उठा लो यार, बहुत कंपटीशन है यहाँ तो। अपने 22 लाख बच्चों में तो 25 हजार बच्चों के अंदर आना है। 25 हजार खूब होते हैं। आपको तो एक ही सीट लेनी है ना। तो पीएच इक्वल टू पी के प्लस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, है ना। नीट में भी आईआईटी में भी कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहोगे हो जाएगा। तो पीएच बराबर पी के प्लस लो सोल्ट अपॉन वीक एसिड। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा, जो बेस्ट बफर बनेगा, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बेस्ट बफर की कंडीशन बात करता हूँ, बेस्ट बफर, तो बेस्ट बफर कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कितना हो, इसका रेशियो कितना होगा, 1 रेशियो, मतलब कि दोनों बराबर है ना। तो सोल्ट और वीक एसिड की कंसंट्रेशन ऑफ बराबर, सोल्ट से तो कॉन्जुगेट वाला आने वाला है, और वीक एसिड, अगर ये बराबर हुए तो मजा आ जाएगा ना। यही तो कहा था, सोल्ट और वीक एसिड अगर बराबर हुए मजा आ जाएगा, दोनों तैयार बैठे हैं ऐसे, तो बेस आने तो खत्म कर देंगे उनको। तो सबसे बेस्ट बफर बनेगा फॉर बेस्ट बफर, फॉर बफर बेस्ट बफर के लिए क्या होना चाहिए, सोल्ट की कंसंट्रेशन और वीक एसिड की कंसंट्रेशन बेटा क्या होनी चाहिए, बराबर। और अगर ये दोनों बराबर है तो बताओ पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस log 1। दोनों बराबर है ना, और log 1 जीरो होता है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पी के। तो बेस्ट बफर का पीएच किसके बराबर होता है बेटा, पी के के बराबर। तो आपसे बोले कि बेस्ट बफर का पीएच बताओ, तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेस्ट बफर कब होता है, जब दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब दोनों बराबर है तो फिर एसिड बेस का अटैक झेल पाएंगे। और दोनों बराबर हो गए तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पीके के बराबर। मैक्सिमम क्या हो सकता है इनका रेंज, मैक्सिमम हो सकता है कि सोल्ट अपॉन वीक एसिड का रेशियो कितना हो, 10। और मिनिमम क्या रेंज हो सकता है जब तक ये बफर की तरह काम करेंगे, कि सोल्ट अपॉन वीक एसिड
कि कंसंट्रेशन रेशियो कितना 1/10। सर कुछ थोड़ा थोड़ा आप बताओ ना सर, क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा आपके पास CH3COH है, और सोल्ट से क्या आ रहा है, सोल्ट से सोल्ट CH3CON था, तो सोल्ट से आ रहा है CH3CO माइनस, तो ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस, ये दोनों ही बराबर होंगे तो मजा आ जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो एसिड बेस दोनों का अटैक झेल जाएंगे, तो बेस्ट बफर बन जाएगा। लेकिन सोचो अगर सोल्ट, ये ना सोल्ट, अगर ये इससे 10 टाइम ज्यादा हुआ, कितना टाइम ज्यादा हुआ, 10 टाइम, 10 टाइम ज्यादा हुआ तभी तो रेशियो 10 आ रहा है। अगर सोल्ट 10 टाइम ज्यादा है, वीक एसिड तो 10 आ गया ना। तो अगर ये 10 टाइम ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, आपके पास सोल्ट पड़ा हुआ है ना, अगर 10 टाइम से भी ज्यादा निकल गया, सोचो इन दोनों का रेशियो 10 टाइम से ज्यादा निकल गया, मान लो 20 निकल गया, तो सोल्ट कितना टाइम ज्यादा हो गया, 20 टाइम, किससे, एसिड से। तो सारा सोल्ट सोल्ट पड़ा हुआ है ना, तो बफर की तरह सही से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा देखो, अगर सोल्ट अपन वीक एसिड कंसंट्रेशन कितनी है, 1/10, 1/10 मतलब वीक एसिड कितना टाइम ज्यादा है, 10 टाइम। अगर ये इससे भी ज्यादा निकल गया, मान लो ये 20 टाइम्स हो गया और ये भी कम है, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है बेटा, एसिड ही तो पड़ा हुआ है। और सारा एसिड पड़ा हुआ है तो क्या बफर किस तरह काम कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो बेस्ट बफर कब बनेगा, जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो। बफर की तरह काम कब कर पाएगा, या तो सोल्ट 10 टाइम ज्यादा हो, क्योंकि उससे भी ज्यादा हो गया तो सारा सोल्ट सोल्ट पड़ा रहेगा तो बफर नहीं बन पाएगा। या फिर एसिड 10 टाइम ज्यादा हो, एसिड 10 टाइम से ज्यादा हो गया तो सारा एसिड एसिड रह जाएगा, फिर सोल्ट नहीं रह पाएगा, तो बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो बेस्ट बफर कब बनेगा, जब दोनों बराबर हो, या फिर मैक्सिमम रेशियो 10 हो और मिनिमम कितना हो, 1/10। तो अगर मैं रेंज देखूं, अगर मैं क्या देखूं, रेंज, तो अगर मैं रेंज देखता हूँ बच्चों, तो रेंज में क्या आने वाला है देखो, मैक्सिमम 10 हो सकता है, तो पीएच मैक्सिमम क्या आएगा बताओ, अगर इनका रेशियो 10 हो तो PKA प्लस लोग कितना हो जाएगा 10, और लोग 10 कितना हो जाता है 1, तो पीएच कितना आ गया मैक्सिमम, PKA+1। या फिर मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम कितना आएगा, ये इनका रेशियो 1/10 हो सकता है मिनिमम। इसको 10 को तो 10 लिख सकता हूँ, इसको 0.1 लिख सकता हूँ बेटा, है ना। बहुत बढ़िया। तो पीएच इक्वल टू PKA प्लस लोग 1/10, 1/10 हो गया 10⁻⁻1, और -1 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, PKA-1। तो जो बफर रेंज हो गई, जो बफर रेंज हो गई बेटा, वो क्या हो गई, बफर रेंज हो गई PKA+-1, एक ज्यादा और एक कम, इसे क्या बोलते हैं, बफर रेंज। तो मैंने क्या बोला देखो, बेस्ट बफर कब बनेगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो, दोनों बराबर हो तो अटैक झेल पाएंगे, तो पीएच बराबर पीके आ जाएगा बच्चों। दोनों की कंसंट्रेशन रेशियो मैक्सिमम 10 हो सकता है और मिनिमम 1/10, उससे ज्यादा या उससे कम हो गया तो फिर वो बफर बफर की तरह काम नहीं करेगा। बफर तभी होगा जब दोनों और अच्छे अमाउंट पे, है ना। तो रेंज कितनी हो जाएगी, पीएच इक्वल टू PKA+-1। तो ये किसका बफर का रेंज हो गया, एसिडी बफर का। ऐसे बेसिक बफर का बता सकते हो, तो अगर मैं बेसिक बफर लेता हूँ, तो बफर रेंज ऑफ बेसिक बफर ऐसे लिख देता हूँ, बफर रेंज ऑफ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का बफर रेंज कितना हो जाएगा बेटा, POH हो जाएगा, और POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, PKB+-1। आ गया। सर एक क्वेश्चन से समझाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको फील आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया, मैंने क्या कहा, आपके पास CH3COH है बेटा, ये वीक एसिड हो गया, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट हो गया, तो ये वीक एसिड है और ये सोल्ट है, तो आपको पता है ये कैसे बफर है, एसिडिक बफर है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको दे दिया कौन सा बफर, एसिडिक बफर, लिख दो AB, एसिडिक बफर, है ना। अब एसिडिक बफर का मैंने यहाँ पर, एसिडिक बफर है, इसमें मैंने यहाँ पर दे दिया PKA of CH3COH, जो वीक एसिड है उसी का तो आएगा। ये मैंने दे दिया बच्चों आपको 4.74, 4.74। मेरा पहला क्वेश्चन है पीएच फॉर बेस्ट बफर। जो बेस्ट बफर बनेगा ना बेटा, उसका क्या बताओगे पीएच, अरे सर इतना आसान। बेस्ट बफर कब बनेगा सर, बेस्ट बफर तब बनेगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, जितनी CH3COH की उतनी ही किसकी हो, CH3COO Na की। तो पीएच का फॉर्मूला आपको पता ही है सर, पीके प्लस वो पूरा वाला, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log 1 जीरो आ जाएगा, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीके, और पीके कितना हो गया 4.74। तो सोचो अगर ये एसिडिक बफर का सॉल्यूशन अगर आपके पास है, वीक एसिड उसका सोल्ट है, और अगर उस सॉल्यूशन का पीएच बच्चों 4.74 होता है ना,
तो वो बफर बेस्ट बफर है। बेस्ट बफर मतलब जो पीएच चेंज को ज्यादा रजिस्ट करेगा। तो अगर इस सॉल्यूशन की पीएच अगर आपके पास 4.74 कर दी ना आपने बच्चों, तो वो बफर कैसा होगा? बेस्ट बफर होगा। सर बफर रेंज और निकाल के बताओ, अभी अभी आप बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। देखो बफर रेंज क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है बेटा? बफर रेंज है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है? बफर रेंज। तो बफर रेंज क्या आ जाएगा बेटा? मैंने क्या बताया था बफर रेंज क्या होता है बताओ? बफर रेंज होता है पीएच इक्वल टू, सर पी के ए प्लस माइनस वन। अब सर पी के बताओ कितना है? 4.74 है। इसमें से अगर माइनस कर दो तो वन, इसमें से माइनस वन कर दो तो कितना बचेगा? 3.74। और पी के में प्लस वन कर दोगे तो 4.74, इसमें प्लस वन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5.74। इसकी बफर रेंज हो गई बेटा, जो पीके था ना उससे एक माइनस किया तो 3.74, एक प्लस किया तो 5.74। मतलब इस बफर की बफर रेंज होगी 3.74 से 5.74। मतलब अगर आप लोग ये बफर सॉल्यूशन लेते हो ना बच्चों, तो अगर इसकी जो पीएच है ना, इस सॉल्यूशन की पीएच 3.74 से 5.74 के बीच में हुई, तो वो बफर की तरह काम करेगा। अगर इस सॉल्यूशन की पीएच 3.74 से कम या 5.74 से ज्यादा हुई, तो वो बफर बफर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि बफर को काम करने के लिए भी एक रेंज चाहिए, उस पीएच में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को सभी को शायद समझ में आ गया। तो क्लियर? तो ये नोट कर सकते हैं। तो बफर रेंज होती है बेटा पीएच इक्वल टू पीके प्लस माइनस वन, और बेस्ट बफर के लिए पीएच पीके के बराबर होता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो बेस्ट बफर के लिए दोनों का कंसंट्रेशन का रेशो सोल्ट अपॉन वीक एसिड 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 10, मिनिमम 1/10। तो बफर का लास्ट टॉपिक है, फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो देखें, लास्ट टॉपिक है बेटा बफर कैपेसिटी। एक बफर है, उसकी बफर कैपेसिटी बतानी है। आपको पता है कैपेसिटी मतलब क्या होता है? जितना झेल पाए। कैपेसिटी क्या होती है बेटा? जितना कोई झेल पाए। जैसे आपकी कैपेसिटी है यार, किसी बच्चे की कैपेसिटी होती है कि यार एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने की, किसी की एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ने की। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? 3 वाले की ना। वो आपसे ज्यादा अच्छा है, वो 3 चैप्टर पढ़ रहा पा रहा है एक दिन में, और आप एक में ही दिक्कत कर जा रहे हैं। तो ऐसे बफर की कैपेसिटी होती है कि कौन सा बफर अच्छा है और कौन सा अच्छा बफर बेकार है। जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है मतलब वो बफर अच्छा है, वो ज्यादा पीएच को रजिस्ट करेगा। और जिसकी बफर कैपेसिटी कम है तो वो बफर बेकार है, मतलब वो कम रजिस्ट कर पाएगा पीएच चेंज को, है ना। तो बफर कैपेसिटी क्या होती है बेटा? बफर कैपेसिटी क्या होती है? जैसे मैंने क्या किया, आपके पास एक दो सॉल्यूशन लिए, दो बफर सॉल्यूशन लिए, ठीक है। ये एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन ए है। और ये एक बफर सॉल्यूशन क्या है बेटा? बी। ठीक है, दो बफर सॉल्यूशन बेटा मैंने लिए, बफर सॉल्यूशन ए, और ये क्या है अपना बेटा? बफर सॉल्यूशन। दो बफर सॉल्यूशन लिए हैं। इसका पीएच कितना है बेटा? 5 है। और इस बफर सॉल्यूशन का भी पीएच कितना है? मान लो 5। तो दो बफर सॉल्यूशन लिए ए और बी, और दोनों बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना है बेटा? 5। अब देखो मैंने इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला, स्मॉल अमाउंट में क्या डाल रहा हूँ बेटा? एसिड। तो स्मॉल अमाउंट में एसिड डालूंगा तो पीएच चेंज होगा नहीं। यहाँ पर भी स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला, पीएच चेंज होगा नहीं। फिर बफर ही किस काम का होता है जब स्मॉल अमाउंट को भी नहीं रजिस्ट कर पा रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पर एसिड डालता ही गया, थोड़ा डाला तो ये रजिस्ट कर गए, लेकिन एसिड डालता ही गया, डालता ही गया, डालता ही गया, तो टूटेगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा। तो क्या हुआ, जब मैं एसिड डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, तो फिर रजिस्ट थोड़ी कर पाएगा। तो पीएच चेंज होगी कि नहीं होगी? अब सोचो एसिड डाल रहा हूँ तो पीएच कम होगी ना। हाँ सर बिल्कुल कम होगी, एसिड डाल रहा हूँ तो एसिड डाल रहा हूँ तो पीएच क्या होगी? कम। तो एक टाइम आएगा जब पीएच 5 से 4 हो जाएगी। मतलब पीएच में कितने का चेंज हो रहा है? एक। तो किसी बफर सॉल्यूशन की पीएच में कितने का चेंज करना है? एक का। एसिड डालूंगा तो पीएच कम होगी, और बेस डालूंगा तो पीएच बढ़ जाएगी। स्मॉल अमाउंट में डालूंगा तो चेंज ही नहीं होगी पीएच। तो अगर मैं एसिड डालता गया, मान लो मैंने यहाँ पर 10 मोल डाले एसिड के। एसिड के कितने मोल डाले बेटा? 10 मोल। जब एसिड के मैंने 10 मोल डाले तो पीएच चेंज हो गई, पीएच चेंज हो गई। और पीएच चेंज होकर कितनी हो गई? 4 हो गई। 5 से कितनी हो गई बेटा? 4।
जब एसिड के मैंने 10 मोल डाले तो पीएच कितनी हो गई इस सॉल्यूशन की? 4, एक से चेंज हो गई ना। तो एसिड के 10 मोल डालने पर पीएच कितने से चेंज हो रही है? एक से चेंज हो रही है, तो इसे बोलते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है? आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को एक से चेंज करने के लिए, एक से चेंज करने के लिए जितने मोल डाला, तो 1 लीटर सॉल्यूशन था, पीएच एक से चेंज होगी 5 से 4, पीएच को एक से चेंज करने के लिए 10 मोल चाहिए ना, तो इसकी बफर कैपेसिटी कितनी आ गई? 10। सोचो, इसमें मेरे को कितने मोल डालने पड़े? 20 मोल। जब इसके 1 लीटर में मैंने कितने डाले? इसका 1 लीटर हुई, 20 मोल डाले, तो पीएच 5 से कितनी हुई? 4। तो इसमें पीएच में एक से चेंज करने के लिए, पीएच 5 से 4 एक से चेंज हुआ ना, एक से चेंज करने के लिए कितने मोल डालने पड़े बेटा? एसिड के 20। तो इसकी बफर कैपेसिटी कितनी होगी? 20। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को एक से चेंज करने के लिए एसिड और बेस के जितने मोल डालने पड़ेंगे बेटा, उसे बोलेंगे बफर कैपेसिटी। तो पहले वाला तो देखो 10 में ही पिघल गया ना, 10 में ही चेंज कर दी। दूसरे वाला सख्त है, बी वाला, 10 डाले, 12 डाले, 15 डाले, चेंज नहीं हो रहा है ये इतनी जल्दी। 20 मोल डाले हम तब बता चेंज हुए यहाँ पर। तो किसने पीएच चेंज को ज्यादा रजिस्ट किया है? सर बी को, बी ने। बिल्कुल सही है। तो जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी वो पीएच चेंज को ज्यादा रजिस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन में क्या लिख दूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड, या एसिड और बेस added in 1 liter of solution, added in 1 liter of solution to change the pH by unity। pH को कितने से चेंज करना है बेटा? यूनिटी से, एक से चेंज करना है। तो एक से चेंज करने के लिए जितना एसिड और बेस डालूंगा तो उसे क्या बोलूंगा? बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू N/V डेल्टा पीएच। एन क्या होता है? एन होता है जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस डाले, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस, पैसे डाल रहे हो या फिर बेच डाल, क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी बी वाले की ज्यादा है, इसने ज्यादा रजिस्ट किया है, तो जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी वो बफर सॉल्यूशन क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं बताऊँ? हाइयर द बफर कैपेसिटी, हाइयर द बफर कैपेसिटी, बेटर विल बी द बफर। और मैं ऐसे लिख रहा हूँ हाइयर द बफर कैपेसिटी बेटा, तो बफर अच्छा होगा। बफर हिंदी में फील अच्छा आता है ना, बफर अच्छा होगा। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो ब्लड होता है वो बफर होता है ना, उसका पीएच 7.4 होता है। तो ब्लड में क्या होता है? एसिडिक बफर या एसिडिक एसिडिक बफर मेड बाय या मेड अप बाय किससे? H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, मेंटेन। तो देखो ये वीक एसिड हो गया ना, और ये उसी का कॉन्जुगेट बेस है, तो बफर हो गया ना। और वीक एसिड है और उसी का कॉन्जुगेट तो एसिडिक बफर हो गया, मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। कितना? पीएच ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली कितना? 7.4। तो कितना मेंटेन करके रखते हैं? 7.4। सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगर पीएच 7.4 है तो वो तो बेस होता है, बेसिक होता है। अब सुनना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से सुनना। अगर मैंने आपको कहा कि पानी आपके पास है, तो पानी का पीएच सभी को होता है, पानी न्यूट्रल होता है, पीएच होता है 7। अब मैंने अगर उसमें एसिड डाल दिया तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम हो जाएगा, मतलब लेस देन 7। और अगर मैंने डाल दिया बेस, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उस पानी में? अगर बेस डाल दिया तो बेसिक हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा। न्यूट्रल का पीएच 7, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच बेटा मोर देन 7, 7 से ज्यादा। लेकिन अगर बफर है, लेकिन अगर बफर है, तो अगर एसिडिक बफर है ना बेटा, एसिडिक बफर, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन बोला तो पीएच 7 से कम होगी, लेकिन मैंने बोला एसिडिक बफर, तो बेटा एसिडिक बफर का पीएच है ना, वो 7 से कम भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है।
क्योंकि इसके पीएच में क्या आता है बेटा, इसके पीएच का अगर फॉर्मूला देखो तो ये आता है पीके प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन वीक एसिड। इसका जो पीएच है वो किस पर डिपेंड करता है, पीके पे डिपेंड कर रहा है। तो पीके कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पीके की वैल्यू किसके आसपास है उसके अकॉर्डिंग पीएच आएगा। पीके ज्यादा है तो 7 से ज्यादा हो सकता है, पीके कम है तो 7 से कम हो सकता है, पीके उसके आसपास है तो 7 हो सकता है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं एसिडिक सॉल्यूशन बोलूँ तो डेफिनेटली पीएच 7 से कम है, लेकिन एसिडिक बफर बोलूँ तो पीएच कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक लाइन में क्या लिख दूंगा, एसिडिक बफर हो, एसिडिक बफर या क्या हो, बेसिक बफर। एसिडिक बफर या बेसिक बफर का पीएच <<7 =7 और more than 7, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम, 7 या 7 से ज्यादा हो सकता है, ऐसे बेसिक बफर का 7 से कम, 7 या 7 से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर बफर अपना क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे एक बार बताओ जल्दी से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखो। हमने पढ़ा बफर, बफर क्या होता है, जो पीएच चेंज को क्या करता है बच्चों, रजिस्ट करता है स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस डालने पर, डाइल्यूशन करने पर या फिर लंबे समय तक रखने पर। सिंपल बफर क्या होता है बेटा, अगर एक सोल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, उसे सिंपल बफर कहेंगे। तो वो ज्यादा काम का नहीं है क्योंकि डिजायर पीएच बनाना मुश्किल है। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, वो कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपके पास कोई एक एसिड है और बेस है, इसमें से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग में है तो वो बफर बना लेगा। पीएच कैलकुलेशन की थी तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाता है बफर का, पीके प्लस लो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन वीक एसिड या फिर सोल्ट की अपॉन वीक एसिड, हेंडरसन हेजलबोल्ट इक्वेशन। बेसिक बफर क्या होता था, वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोल्ट, और इसका पीओएच आता है बेसिक है ना, तो पीकेपी प्लस लो कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस या सोल्ट अपॉन वीक बेस। मैंने बताया था रेंज, तो मैंने कहा था बेस्ट बफर कब बनेगा, जब दोनों कंसंट्रेशन क्या होगी बराबर, मैक्सिमम हो सकती है 10, मिनिमम हो सकती है 1/10। बेस्ट कब बनेगा, जब पीएच बराबर क्या हो पीके, और रेंज क्या होगी पीके +-1। ऐसे बेसिक बफर का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बफर कैपेसिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन आपके पास, उसकी पीएच को 1 से चेंज करने के लिए जितने मोल एसिड और बेस डाले तो फॉर्मुला बनेगा N/V/डेल्टा पीएच। N/V/डेल्टा, जितना अच्छा बफर होगा बफर कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जो आपका ब्लड है वो क्या होता है H2CO3 और SCO3 इसको ऐसे भी लिख सकता है बेटा, इसको लिख सकता है aqueous CO2 प्लस HCO3 aqueous CO2 का मतलब CO2 प्लस वाटर, aqueous मतलब पानी हो गया ना, और CO2 प्लस वाटर एक्चुअली में H2CO3 होता है। तो ऐसे मजे लेने के लिए लिख देगा aqueous CO2 और SCO3 तो वो भी बफर ही है ना। और एसिडिक हो या बेसिक बफर हो, ये 7 से कम, 7 या 7 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।